हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम कर रहे हैं जीएसटी की रिविजनरी सीरीज और आज इसका लेक्चर नंबर 8 मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। और आज हम लोग रिवाइज करेंगे पूरे के पूरे रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी को। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले सेशन के लिए। आप लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा प्यार किया और बहुत कमेंट्स लगातार उस पर आ रहे हैं। एंड थैंक यू सो वेरी मच, दैट रियली बूस्ट्स अप माई मोटिवेशन अलॉट। सीरियसली बहुत मोटिवेशन मिलता है और बहुत अच्छा लगता है कि हाँ जो मैं कर रहा हूं वो वर्थ इट है, राइट। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो इस वाले सेशन को भी फटाफट से आप लोग लाइक कर दो और कमेंट करके बता देना कि ये वाला सेशन भी आप लोगों को कैसा लगा, कैसा हेल्पफुल रहा, नहीं रहा, वगैरह वगैरह। तो दैट विल मेक मी रियलाइज एंड दैट विल हेल्प मी मेक मच बेटर कंटेंट फॉर यू गाइस, राइट। चलो, तो फॉर द अनइनिशिएटेड ये हमारा इनकम टैक्स रिविजन शेड्यूल था जो हम लोगों ने 1 फरवरी से स्टार्ट किया था और वो 4 मार्च को खत्म हुआ। ये हमारा जीएसटी का रिविजन शेड्यूल है, 5 मार्च से हम लोगों ने स्टार्ट किया था और ये 31 मार्च तक आपका खत्म हो जाएगा। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एंड आई हैव गॉट अ सरप्राइज फॉर यू। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी के लिए भी मैंने एक बड़ा सा चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सारे के सारे अमेंडमेंट्स जितने भी हैं वो सब यहां पर इनकॉर्पोरेटेड है। तो देखो, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 22 के बारे में। सेक्शन 22 कहता है पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो देखो, मोटी मोटी बात हम लोगों को मालूम है कि अगर कोई गुड्स का सप्लायर है, उसका टर्नओवर, अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख क्रॉस कर जाता है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना होता है। अगर कोई सर्विसेज का सप्लायर है और उसका जो टर्नओवर है वो 20 लाख क्रॉस कर जाता है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना होता है, ठीक है। इतना हम लोगों को मोटा मोटा पता है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा इसमें और डीप में बात करते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है। अब एग्रीगेट टर्नओवर में क्या होगा, जैसे हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में बात कर रहे हैं तो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या होगा। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या आएगा, टैक्सेबल सप्लाईज भी आएंगे, एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी आएंगे, एक्सपोर्ट्स भी आएंगे, इंटरस्टेट सप्लाईज भी आएंगी। एग्रीगेट टर्नओवर में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। क्या नहीं आएगा, जीएसटी वाले जो टैक्सेस हैं वो नहीं आएंगे और वो इनवर्ड सप्लाईज नहीं आएंगे जिन पे आपको आरसीएम में टैक्स देना पड़ता है। ऑफ कोर्स वो आपका टर्नओवर है भी नहीं, वो तो आपकी परचेजेस है, ठीक है। अब यहां पर क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है कि इट इज कैलकुलेटेड अक्रॉस ऑल इंडिया, इंक्लूड्स ऑल ब्रांचेस अंडर द सेम पैन, इंक्लूड सप्लाई मेड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल्स। सब कुछ इसमें एग्रीगेट टर्नओवर में आ जाता है, ठीक है। आओ थ्रेशोल्ड लिमिट्स के बारे में बात करते हैं। तो कुछ ये 4 स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें से अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो आपको 10 लाख के ऊपर अगर आपका टर्नओवर हो जाता है तभी आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है, ठीक है। कौन कौन सी हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ठीक है। चाहे गुड्स दे रहे हो चाहे आप सर्विसेज दे रहे हो, अगर आपने इन 4 स्टेट्स में से 10 लाख से ज्यादा का टर्नओवर कर दिया तो फिर ये आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाएगी एंड यू विल हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। अब इसे आप लोग याद कैसे करोगे, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, ठीक है। मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, तो मेक, MA से मेक आ गया, ठीक है। मिजोरम को हम माइजोराम करके प्रोनाउंस कर सकते हैं, तो माई ट्रिप, TRIP, त्रिपुरा आ गया, टू नागालैंड। तो मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, 10 लाख रुपए का बजट है आपका। तो आप इस तरह से कर सकते हो कि एग्रीगेट टर्नओवर अगर 10 लाख को क्रॉस हुआ, अगर आपने इन 4 स्टेट्स में से अपनी सप्लाई की तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ और स्टेट्स हैं हमारे पास जहां पर है स्टेट्स विद थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख रुपीस फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो नॉर्मली क्या है, 20 लाख के ऊपर तो सर्विस, 40 लाख के ऊपर तो गुड्स, ठीक है। लेकिन अगर आप इन स्टेट से कर रहे हो, अगर आप इन स्टेट से गुड्स की भी सप्लाई कर रहे हो तो 20 लाख का जैसे ही टर्नओवर आपका क्रॉस हुआ तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। अगर आपने इन स्टेट्स में से सप्लाई की और गुड्स की सप्लाई आप कर रहे हो तो इवन इफ योर टर्नओवर क्रॉसेस 20 लाख रुपीस यू विल हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी एंड तेलंगाना। इसको कैसे याद रखोगे कि अरुणा और मेघा सिक्का उछालते हुए पीटी कर रहे थे, ठीक है। अरुणा और मेघा, ठीक है, सिक्का उछालते हुए पीटी कर रहे थे, ठीक है। अरुणा और मेघा सिक्का उछालते हुए पीटी कर रहे थे। तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी, तेलंगाना, ये हो गया। और बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं वहां पर आपका गुड्स के लिए 40 लाख और सर्विसेज के लिए 20 लाख का है। तो स्टेट्स विद थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख रुपीस फॉर सर्विसेज एंड 40 लाख रुपीस फॉर गुड्स, जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश, ऑल अदर स्टेट्स, ठीक है। ये आपके थ्रेशोल्ड के बारे में यहां पर बात हो गई है। अब देखो एक्सेप्शंस के बारे में बात करते हैं कि एक्सक्लूसिव सप्लायर्स ऑफ गुड्स विद एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 40 लाख रुपीस, ठीक है। अगर एक्सक्लूसिवली कोई गुड्स का सप्लायर है और उसका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से कम है तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। ये हम लोगों को मालूम ही है, हम लोगों ने थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर पढ़ ही लिया।
ठीक है, कि अगर आप एक्सक्लूसिव गुड्स के सप्लायर हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत तभी होगी अगर आपका टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस करेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर एग्जेम्पशन में वही दिया हुआ है कि अगर आप गुड्स के सप्लायर हो, आपका टर्नओवर 40 लाख से कम है, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसके 4 एक्सेप्शंस हैं, यानी इन 4 एक्सेप्शंस को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा इवन इफ दे आर एक्सक्लूसिव सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड दे हैव अ टर्नओवर ऑफ लेस देन इक्वल टू 40 लाख रुपीस, ठीक है। एक तो ये पर्सन्स रिक्वायर्ड टू टेक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर 24, तो सेक्शन 24 अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो सेक्शन 24 में जिनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना है वो ये नहीं बोल सकते कि अरे मेरा टर्नओवर तो कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लॉ ने बोल दिया आपको कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन कराना है तो कराना है, ठीक है। सप्लायर्स ऑफ स्पेसिफिक गुड्स लाइक आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, सर्टेन ब्रिक्स एंड टाइल्स, इसको भी मैंने आप लोगों को याद करवाया था, ठीक है। इसको मैंने आपको कैसे याद करवाया था कि आप इमेजिन करो एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है। अब बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए क्या चाहिए होगा, टाइल्स चाहिए होंगी, अर्थिंग एंड रूफिंग टाइल्स वगैरह चाहिए होंगी, ब्रिक्स चाहिए होंगी, ठीक है। तो ब्रिक्स में आपकी फ्लाई ऐश ब्रिक्स वगैरह भी आ गई। अब जो लोग मजदूर वगैरह कर रहे होंगे वो लोग क्या करेंगे, वो अपना ब्रेक लेंगे, वो फ्रेश एयर के लिए जाएंगे, तो वो तंबाकू वगैरह खाएंगे, पान मसाला खाएंगे, बीड़ी पियेंगे, ठीक है, तंबाकू पान मसाला। जब वो बिल्डिंग बन जाएगी तो वहां पर अमीर लोग रहेंगे, तो वो वहां पर आइसक्रीम खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, ठीक है। तो इस टाइप की चीज हुई थी। तो ये स्पेसिफिक गुड्स ये लोग जो सप्लाई कर रहे हैं उनको भी कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन अपना करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट, persons making intra-state supplies in the states of अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड। ये कौन सी वाली स्टेट्स हैं, ये वाली स्टेट्स हैं जिन पे 20 लाख क्रॉस करते ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। ये यही 5-6 स्टेट्स हैं जिनमें 20 लाख क्रॉस करते ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो ये एक यहां पर एक्सेप्शन पे आ गई। और दूसरा, persons obtaining voluntary registration or those wishing to continue registration, ठीक है। अब किसी का अगर voluntarily registration कराने का मन है तो कराए, ठीक। तो देखो, these people have to obtain registration, even if they are exclusive suppliers of goods with aggregate turnover of less than equal to 40 lakh rupees, ठीक है। ये हो गया। अब देखो कुछ इसके स्पेसिफिक्स हैं, देखो, रिक्वायर्ड फॉर प्लेस ऑफ बिजनेस वेयर टैक्सेबल सप्लाईज आर मेड। रजिस्ट्रेशन आपको कहां कराना होगा, उस प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए जहां से आप टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हो। नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्लेसेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम वेयर एग्जेम्प्ट या नॉन टैक्सेबल सप्लाईज आर मेड, ठीक है। अगर आपका कोई ऐसा प्लेस ऑफ बिजनेस है जहां से आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो या जहां से आप एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा एक गारमेंट का शोरूम है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, 40 लाख के ऊपर का मेरा टर्नओवर है, तो मैंने उत्तर प्रदेश में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया। मान लो मैं इनमें से किसी एक स्टेट में, ये जो मणिपुर, मान लो मणिपुर में मेरी कोई दारू की दुकान है, ठीक है। तो अब मणिपुर में तो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट सप्लाईज दे रहा हूं ना मैं, तो यहां पर मणिपुर में मुझे रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। ये हो गया। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ट्रांसफर मस्ट ऑब्टेन फ्रेश रजिस्ट्रेशन। तो अगर बिजनेस का ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है, मान लो मैंने अपना बिजनेस आपको ट्रांसफर कर दिया, तो जब आपके पास वो बिजनेस आया तो आपको एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना होगा। रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अमालगमेशन या डीमर्जर ट्रांसफर्स, ठीक है। तो अमालगमेशन या डीमर्जर के केस में जब बिजनेस ट्रांसफर होता है तो जिस दिन डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हुआ उस दिन से रजिस्ट्रेशन आपका इफेक्टिव हो जाता है, ठीक। दिस वाज आवर सेक्शन 22। अब आओ बात करते हैं सेक्शन 23 के बारे में, पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो 22 कहता है रिक्वायरमेंट, कौन कौन से लोग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है। सेक्शन 23 बात करता है पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 24 बात करता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के बारे में। और सेक्शन 25 से लेकर 30 तक बहुत सारे सेक्शंस हैं और रूल्स भी हैं। ये सारे के सारे सेक्शंस और रूल्स बात करेंगे रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो देखो यहां पर अगर हम 23 के बारे में बात करें, सेक्शन 23 के बारे में बात करें, तो यहां पर एक तो आता है पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन 23(1), ठीक है। एक आता है नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन्स 23(2), इसमें भयंकर वाला अमेंडमेंट आया हुआ है। और एक आता है आपका सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कमीशन एजेंट फॉर सेल या परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इसकी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट ये एक सर्कुलर के थ्रू आया था, ठीक है। एक एक करके हम लोग यहां पर बात करते हैं। सबसे पहले पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो एक्सक्लूसिवली मेकिंग सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज, जो हम लोगों ने अभी एग्जांपल लिया कि अगर मैं कंप्लीटली एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा हूं तो फिर उसका मेरे को रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है।
एक्सक्लूसिवली मेकिंग सप्लाई ऑफ होली एग्जेम्प्ट गुड्स और सर्विसेज, अगेन चाहे वो नॉन टैक्सेबल में सप्लाई करूं चाहे मैं होली एग्जेम्प्ट सप्लाई करूं, मुझे रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चरिस्ट सप्लाइंग प्रोड्यूस कल्टिवेटेड फ्रॉम देयर लैंड, तो अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है, कोई किसान है, वो अपनी जमीन से उगा कर कोई सामान अगर बेच रहा है तो वो कितना भी करा ले, उसको कितने का भी उसका टर्नओवर जाए, उसको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्संस। अब नोटिफाइड कैटेगरी में क्या आता है, सबसे पहले आता है सप्लायर्स ऑफ गुड्स विद एग्रीगेट टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 40 लाख एक्सक्लूडिंग स्पेसिफाइड गुड्स एंड सप्लायर्स। ठीक है, तो अब देखो इन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। जिनकी गुड्स की, जो एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स हैं, उनका टर्नओवर 40 लाख क्रॉस नहीं करता, उन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक्सक्लूडिंग स्पेसिफाइड गुड्स एंड सप्लायर्स, ये एक्सेप्शंस कौन से हैं? ये एक्सेप्शंस यही वाले हैं, यही वाले तो एक्सेप्शंस है। ठीक है, देखो तो मैंने इसलिए यहां पर एक डॉटेड एरो बनाकर इसको यहां से जोड़ रखा है कि यहां पर ये जो एक्सक्लूडिंग स्पेसिफाइड गुड्स और सप्लायर्स लिखा हुआ है, ये कौन से एक्सेप्शंस हैं? ये यही वाले एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट, persons making interstate supply of taxable services with an aggregate turnover not exceeding 20 lakh rupees, 10 lakh for special category states। ठीक है, अब ये notified category of persons कौन से हैं? सर्विसेज के केस में अगर आप सर्विसेज सप्लाई करो, देखो गुड्स के केस में अगर आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो और आपने इंटर स्टेट गुड्स सप्लाई करने शुरू कर दिया तो आपको कंपल्सरीली रजिस्टर कराना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको कंपल्सरीली रजिस्टर कराना पड़ेगा। लेकिन सर्विसेज के केस में आप इंटर स्टेट भी सर्विसेज अपनी सप्लाई कर सकते हो, और आप अगर टर्नओवर 20 लाख तक का है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, वो जो 4 स्टेट थी मेक माई ट्रिप टू नागालैंड वाली, वहां पर ये ऑब्वियसली 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, इसका मैं हमेशा एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जब 2020 में मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया था तो द प्लेस ऑफ सप्लाई वाज व्हाट? द प्लेस ऑफ सप्लाई वाज कर्नाटका। बैंगलोर में मैं दे रहा था ना, मैं प्रयागराज में बैठा हूं और मैं प्लेस ऑफ सप्लाई क्या था? प्लेस ऑफ सप्लाई कर्नाटका था। तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर उत्तर प्रदेश, प्लेस ऑफ सप्लाई कर्नाटका, इंटर स्टेट सप्लाई हो गई। लेकिन फिर भी 20 लाख तक मुझे रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं थी। 20 लाख तक मैं इंटर स्टेट सप्लाई कर सकता हूं। हाँ, 20 लाख जैसे ही क्रॉस हुआ तो मुझे रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, तो वही चीज लिखी हुई है कि नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्संस, यानी इनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। पर्संस नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन, नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कौन? पर्संस मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज विद एग्रीगेट टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 20 लाख रुपीज। ठीक है, जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपीज का नहीं है। यहां पर ध्यान दो, यहां पर सिर्फ सर्विसेज के बारे में लिखा हुआ है, यहां गुड्स के बारे में नहीं लिखा हुआ है। यहां आप ये नहीं कह सकते कि सर मतलब गुड्स भी अगर मैं 40 लाख तक का मेरा टर्नओवर नहीं हुआ है तो क्या मैं उसको इंटर स्टेट सप्लाई कर सकता हूं? नहीं। तो जो मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आपने गुड्स को इंटर स्टेट सप्लाई करना शुरू कर दिया तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, वो किस बेसिस पर बोला था? क्योंकि यहां पर जो नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्संस है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ सप्लायर्स ऑफ सर्विसेज के बारे में बात हुई है, यहां सप्लायर्स ऑफ गुड्स के बारे में बात ही नहीं की गई है। ठीक है, Persons engaged in making taxable supplies liable to be paid on reverse charge basis। ठीक है, जैसे कोई लॉयर वगैरह है, अब लॉयर है, सपोज मैं लॉयर हूं, मैं सप्लाई दे रहा हूं, अब जो भी सप्लाई है उस पे जो रेसिपिएंट है उसको जीएसटी पे करना है, तो मुझे रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक, Persons making interstate taxable supply of notified handicraft goods up to 20 लाख रुपीस। तो notified handicraft goods अगर मैं बेच रहा हूं, इंटरस्टेट भी चलेगा। ठीक है, नॉर्मली कोई गुड्स नहीं चलेंगे, लेकिन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स चलेगा, बशर्ते टर्नओवर 20 लाख से क्रॉस ना हो। और फिर ये है कैजुअल टैक्सेबल पर्संस मेकिंग सप्लाईज ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स एंड हैंडमेड शॉल्स, टूल्स एटसेट्रा, ये भी आपका 20 लाख रुपए तक का है। तो जो कैजुअल टैक्सेबल पर्संस होते हैं वो भी इंटर स्टेट सप्लाई कर सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट गुड्स की, हैंडमेड शॉल्स की, हैंडमेड चीजों की इंटर स्टेट सप्लाई कर सकते हैं। 20 लाख से ज्यादा का टर्नओवर नहीं होना चाहिए। और अब भाई साहब ये वाली जो चीज आई है, ये एक कंप्लीटली नया अमेंडमेंट है। ठीक है, अब देखो, सप्लाईज ऑफ गुड्स थ्रू ईसीओ रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 52, मतलब एक ऐसा ईसीओ विच इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 52, अगर आप उस ईसीओ के थ्रू गुड्स को सप्लाई कर रहे हो विद टर्नओवर ऑफ सप्लायर नॉट एक्सीडिंग द रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड सब्जेक्ट टू कंडीशंस। ठीक है, मतलब क्या हुआ? अगर मैं एक सप्लायर हूं, मैं किसी एक ईसीओ के थ्रू अपने गुड्स का सप्लाई कर रहा हूं, मैं अगर किसी ईसीओ के थ्रू, किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू मैं गुड्स को सप्लाई कर रहा हूं, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ऐसा है जिसको सेक्शन 52 में टीसीएस कलेक्ट करना होता है। ठीक है, लेकिन अब देखो बात क्या थी, ये क्यों आया मैं आपको बता देता हूं। ये इसलिए आया, इंटर स्टेट सप्लायर्स को, इंटर स्टेट गुड्स के सप्लायर्स को तो रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है। ठीक है,
यहां पर अगर मुझे अपने गुड्स को सप्लाई करना है किसी दूसरे स्टेट में और मैं ईसीओ के थ्रू कर रहा हूं, तो भी मेरे ऊपर रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आ जा रही थी। तो सरकार ने यहां पर यह किया कि अच्छा चलो ठीक है, अगर कोई ऐसा सप्लायर है, सपोज मैं छोटा सप्लायर हूं, मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख क्रॉस कर ही नहीं रहा है, मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख, 20 लाख या 10 लाख क्रॉस कर ही नहीं रहा है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट फ्रॉम विच आई एम प्रोवाइडिंग द सप्लाई। ठीक है, अगर वो सप्लाई नहीं कर रहा है और मैं ईसीओ के थ्रू दे रहा हूं, तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सप्लायर ऑफ गुड्स जो कि ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं, अब मैं ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहा हूं तो वो किसी भी स्टेट में जा सकता है ना। ठीक है, अब ईसीओ कैसा वाला ईसीओ है? ईसीओ है एक ऐसा ईसीओ जिसको 52 सेक्शन 52 में टीसीएस कलेक्ट करना होता है। अगर ऐसे ईसीओ के थ्रू मैं गुड्स को सप्लाई कर रहा हूं और मेरा एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं, क्या कंडीशंस है? देखो क्या कंडीशंस है। मस्ट नॉट मेक एनी इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, तो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सर अभी तो आपने बोला था कि ईसीओ ये वो गलत हो गया, आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, थोड़ा सा कुछ स्लिप हो गया था। तो इंटरस्टेट सप्लाई नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर अपेरेंटली ईसीओ के थ्रू भी जो आप दे रहे हो, तो ईसीओ के थ्रू भी आपको इंट्रास्टेट ही देना होगा। ठीक है, ईसीओ के थ्रू भी आपको इंट्रास्टेट ही देना होगा, इंटरस्टेट नहीं होना चाहिए। कैन ओनली मेक सप्लाईज टू ईसीओ ओनली इन ओनली वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर ईसीओ के थ्रू आप दे रहे हो और इंटरस्टेट के लिए मना किया हुआ है, तब आप एक ही स्टेट या यूनियन टेरिटरी में दे सकते हो। Required to have PAN under the Income Tax Act and declare it on the portal with the address of the place of business and the state या union territory for the supply, subject to validation on the common portal। ठीक है, तो आपके पास आपका पैन होना चाहिए, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इशू किया हुआ है, और उसको आपको जीएसटी पोर्टल में मेंशन करना चाहिए, और विद द एड्रेस एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, जो भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है उसको आपको वहां पर मेंशन करना चाहिए, और इसका वैलिडेशन होना चाहिए। तो इसका कॉमन पोर्टल पे ही वैलिडेशन होता है, तो आपको अपने पैन को वैलिडेट कराना पड़ेगा। ठीक है, जब आप वैलिडेशन करा लोगे तो यू विल बी ग्रांटेड एन एनरोलमेंट नंबर अपॉन सक्सेसफुल वैलिडेशन ऑफ डिटेल्स। ठीक है, जब आपने अपना पैन नंबर मेंशन किया, उसका वैलिडेशन करवाया, तो आपको एक एनरोलमेंट नंबर ग्रांट किया जाएगा, और आपको पर स्टेट या पर यूनियन टेरिटरी एक ही एनरोलमेंट नंबर मिलेगा, राइट। एंड यू कैन नॉट मेक सप्लाईज थ्रू ईसीओ विदाउट ऑब्टेनिंग द एनरोलमेंट नंबर, राइट। तो ईसीओ के थ्रू अगर आपको सप्लाई करना है, अगर आपको ईसीओ के थ्रू सप्लाई करना है, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन लेने के लिए क्या क्या करना, रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए क्या क्या करना होगा। एक तो आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कर सकते, आप एक ही स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर अपनी सप्लाई करोगे। आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया हुआ पैन होना चाहिए, जिसे आप कॉमन पोर्टल पर मेंशन करोगे और उसका वेरिफिकेशन कराओगे, उसका वैलिडेशन कराओगे। एक बार वैलिडेशन हो गया तो आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। एनरोलमेंट नंबर एक स्टेट के लिए एक ही आपको एनरोलमेंट नंबर मिलेगा, और आप ईसीओ के थ्रू बिना एनरोलमेंट नंबर के सप्लाई नहीं कर सकते। If granted registration under Section 25 of the CGST Act later, the enrollment number ceases to be valid from the date of registration's effective date। ठीक है, मतलब बाद में अगर आपने कभी रजिस्ट्रेशन ले लिया तो एनरोलमेंट नंबर विल सीज टू बी वैलिड। एनरोलमेंट नंबर की कोई वैलिडिटी रही नहीं जाएगी, वो इनवैलिड हो जाएगा। किस डेट से इनवैलिड होगा? जिस डेट से आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा। ठीक, This is applicable from 1st October 2023 as per this notification। तो ये जब आप ICAI का issued statutory update देखोगे तो आपको वहां पर वो वाली चीज मिल जाएगी। इसको मैंने इस चार्ट में इनकॉर्पोरेट कर दिया है। ठीक है, ये हो गया। अब इधर आओ, इधर देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कमीशन एजेंट फॉर सेल या परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ठीक है, अगर कोई कमीशन एजेंट है जो कि सेल या जो कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की सेल या परचेज के लिए एजेंसी कर रहा है, एजेंसी का काम कर रहा है, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा क्या? देखो, एजेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर इफ सप्लाईज आर मेड ऑन बिहाफ ऑफ नॉन टैक्सेबल एग्रीकल्चरिस्ट्स। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है कि क्योंकि एग्रीकल्चरिस्ट तो नॉन टैक्सेबल ही होते हैं, तो अगर एग्रीकल्चरिस्ट का मैं एजेंट बन रहा हूं तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 24 इफ सप्लाईज आर टैक्सेबल। लेकिन अगर सप्लाईज टैक्सेबल है तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेनी होगी। एंड सप्लाईज आर मेड ऑन बिहाफ ऑफ अ टैक्सेबल पर्सन, या फिर अगर सप्लाईज मैं किसी टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ पे कर रहा हूं तो भी मुझे रजिस्ट्रेशन लेना होगा। ठीक है, तो एग्रीकल्चरिस्ट क्योंकि नॉन टैक्सेबल होते हैं, तो अगर मैं उनका सामान बेचने के लिए उनकी एजेंसी कर रहा हूं, उनका एजेंट बना हुआ हूं, तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्यों है? क्योंकि सेक्शन 24 कहता है कि अगर कोई भी एजेंट है तो उसको कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन लेना होगा।
तो बात यहां पर यह है कि भाई अगर मैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट के तहत किसी एग्रीकल्चरिस्ट का एजेंट बन के उसका प्रोडक्ट सेल करने में उसकी मदद कर रहा हूं, तो भी क्या मुझे भी रजिस्ट्रेशन लेना होगा? तो उसके लिए यहां पर ये क्लैरिफिकेशन आया कि क्योंकि जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं वो नॉन टैक्सेबल पर्संस होते हैं, तो उनकी जो भी सप्लाई होती है उस पर जीएसटी लगना ही नहीं है, तो फिर एजेंट को भी रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सेक्शन 23 भी यहां पर ओवर हो जाता है। हम आ जाते हैं सेक्शन 24 पर। सेक्शन 24 बात करेगा कि किन किन लोगों को रजिस्ट्रेशन कंपल्सरीली लेना होता है। ठीक है, किन किन लोगों को रजिस्ट्रेशन कंपल्सरीली लेना होता है, ये सेक्शन 24 बात करेगा। मैं फटाफट से पानी पी लेता हूं और फटाफट से वीडियो लाइक कर दो। देखो, पर्सन्स मेकिंग एनी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, अगर इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई है तो रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी लेना पड़ेगा। एग्जेम्पशन फॉर इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज विद टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 20 लाख रुपीस और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 10 लाख रुपीस, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स को रजिस्ट्रेशन लेना होगा। Exemption for CTPs making interstate taxable supplies of notified handicraft goods having a threshold limit of they have a threshold limit of 20 lakh rupees, 10 lakh rupees for special category states। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात की कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स जो कि इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, हैंडमेड शॉल्स, टोल्स वगैरह वगैरह, उनको भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है 20 लाख के टर्नओवर तक। पर्सन्स रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एंड रिवर्स चार्ज, अगर किसी को रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स स्पेसिफाइड सर्विसेज अंडर सेक्शन 9(5), तो वो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो कि 9(5) की सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो 4 थे, एक तो ओयो मेक माई ट्रिप था होटल वाला, एक रेस्टोरेंट वाला था जोमैटो स्विगी वाला था, दूसरा आपका वो ओला उबर था और तीसरा आपका अर्बन क्लैब था। ठीक है, तो इन 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स को तो कंपल्सरीली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन्स को लेना पड़ेगा। Persons required to deduct tax at source under section 51, उनको भी लेना ही पड़ेगा। Persons making taxable supplies on behalf of others, यानी एजेंट्स, तो एजेंट्स को भी लेना पड़ेगा। बट इसका भी हम लोगों ने देखा कि अगर कोई एजेंट एग्रीकल्चरिस्ट का एजेंट है तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स, इनको लेना पड़ेगा। पर्सन सप्लाइंग थ्रू ईसीओ एक्सक्लूडिंग सर्विसेज अंडर 9(5). ठीक है, अब देखो यहां पर ये था नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर इफ द टर्नओवर इज लेस देन 20 लाख रुपीस पर एनम, 10 लाख फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ था कि अगर कोई बंदा ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बट इसमें अभी अमेंडमेंट आया है, वो आप लोगों ने देखा सेक्शन 23 में पर्सन्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, ये वाला अमेंडमेंट आया जिसमें ये कंडीशंस हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। ठीक, ये भी हो गया। Every electronic commerce operator required to collect tax at source under section 52, उसको registration लेना पड़ेगा। Suppliers of OIDAR services from outside India to unregistered persons in India, इनको भी registration compulsorily लेना पड़ेगा। Other notified persons or class of persons, तो government may require registration based on council's recommendations, इनको भी compulsorily registration लेना पड़ेगा। Sections 22, 23, 24 आपके complete हो चुके हैं। अब हम प्रोसेस या प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन पर आ जाते हैं। अब ये जो प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन है इसमें काफी अमेंडमेंट्स आए। ठीक है, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन में काफी अमेंडमेंट्स आए, तो मैं आप लोगों को एक बार गो थ्रू करवा दे रहा हूं। बाकी वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, कई सारे लोगों को लगेगा सर आप तो सिर्फ पढ़ रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसमें मेरे समझाने लायक एसेट कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसको मैं ऑब्वियसली सिर्फ रीड करूंगा जिससे आप लोगों को सुनाई दे जाए। जहां जहां अमेंडमेंट है मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा जिससे वो आप लोगों के दिमाग में रह जाए। बाकी रिवाइज और याद तो आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही वाली चीज है। अब देखो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हम सबसे पहले पार्ट 1 में आते हैं। पार्ट 1 देखो, तो एवरी पर्सन लायबल टू गेट रजिस्टर्ड एंड पर्सन सीकिंग वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन शैल बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन डिक्लेयर हिज परमानेंट अकाउंट नंबर एंड स्टेट या यूनियन टेरिटरी इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी REG 01 ऑन जीएसटी कॉमन पोर्टल। राइट, तो हर बंदा जिसको रजिस्ट्रेशन, वो जो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है या जो वॉलंटरीली रजिस्टर करवाना चाहता है, उसको जीएसटी के पोर्टल पर, जीएसटी कॉमन पोर्टल पर फॉर्म जीएसटी REG 01 के पार्ट ए में अपना पैन मेंशन करना होगा और अपनी स्टेट या यूनियन टेरिटरी मेंशन करनी होगी। ठीक, फिर PAN is validated online by the common portal from CBDT database and is also be verified through separate OTPs sent to the PAN linked mobile number and email address। ठीक है, तो PAN का वैलिडेशन होगा
ठीक, एक तो सीबीडीटी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस होता है, उसके डेटाबेस से आपका पैन वेरीफाई किया जाएगा, और पैन से लिंक्ड जो भी आपकी ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर होगा उस पे ओटीपीज भी आएंगे, और उन ओटीपीज के थ्रू आपको अपने पैन को वेरीफाई करवाना होगा। एक बार ये जब हो जाएगा तो टेम्पररी रेफरेंस नंबर इज जनरेटेड एंड कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट ऑन द वैलिडेटेड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। ठीक है, जब आपका पैन वेरीफाई हो गया तो एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर जनरेट किया जाएगा और वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर भेजकर आपको उसके बारे में बताया जाएगा। यूजिंग TRN, applicant shall electronically submit application in part B of the application form along with specified documents at the common portal। ठीक है, तो जब आपको TRN मिल जाएगा, टेम्पररी रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, तो फिर आपने GST REG फॉर्म का आपने GST REG पार्ट 1 का पार्ट ए भरा था ना, ये देखो GST REG 01 का आपने पार्ट ए भरा था, राइट। आपको जैसे ही TRN अलॉट हो जाता है, आपको जैसे ही TRN इशू हो जाता है, आप TRN का इस्तेमाल करके पार्ट बी भी भर दोगे, पार्ट बी भी भर दोगे, और वहां पर जो भी स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे वो भी आप दे दोगे। Part B of application contains the details such as constitution of the business, jurisdiction, option for composition, date of commencement of business, reason for obtaining registration, address of the principal place of business and nature of activity carried out therein, details of additional places of business, details of bank accounts, details of authorized signatory, Aadhaar authentication, etc. ये सारी चीजें आपको पार्ट बी में लिखनी होंगी। ऑन रिसीट ऑफ सच एप्लीकेशन, अब आपने पार्ट बी वाली एप्लीकेशन लिखकर भेज दी, जैसे ही ये एप्लीकेशन मिलेगी, मतलब कॉमन पोर्टल पे आपने जैसे ये भेज दी एप्लीकेशन, एन एक्नॉलेजमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म शैल बी इश्यूड टू द एप्लीकेंट इलेक्ट्रॉनिकली। तो जैसे ही आप पार्ट बी सबमिट करोगे, आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होकर आ जाएगा। A casual taxable person applying for registration gets a TRN for making an advance deposit of tax in his electronic cash ledger and an acknowledgement is issued only after the said deposit। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे कैजुअल टैक्सेबल पर्संस के बारे में। ठीक है, एप्लीकेशन शैल बी फॉरवर्डेड टू द प्रॉपर ऑफिसर, एप्लीकेशन प्रॉपर ऑफिसर को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। प्रोसीजर आफ्टर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर इज डिपिक्टेड इन पार्ट 2। ठीक है, तो अब ये जो एप्लीकेशन हुई ये प्रॉपर ऑफिसर के पास आ गई, अब ये जो एप्लीकेशन हुई ये प्रॉपर ऑफिसर के पास आ गई। ठीक है, बेसिकली हुआ क्या, आपने सबसे पहले GST REG 01 के पार्ट ए में अपना पैन और अपना स्टेट वगैरह मेंशन किया, पैन आपका वैलिडेट हुआ, पैन जब वैलिडेट हो गया तो आपको एक TRN इशू हो गया, TRN जैसे ही इशू हुआ तो आपने पार्ट बी में अप्लाई कर दिया, जैसे ही आपने पार्ट बी में अप्लाई किया आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिल गया। ठीक है, एप्लीकेशन पहुंच गई प्रॉपर ऑफिसर के पास, और अब प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा उसके बारे में हम लोग आओ बात करते हैं। ठीक है, तो ये तो था पार्ट 1, अब हम आ गए पार्ट 2 में। तो प्रॉपर ऑफिसर एग्जामिन्स द एप्लीकेशन एंड अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, जो आपने एप्लीकेशन दी उसको और साथ में जो भी आपने स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स दिए उनको चेक करेगा। आर द सेम फाउंड इन ऑर्डर, क्या सब कुछ ठीक ठाक है? अगर हाँ, अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो देखो क्या होगा, रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विदाउट साइट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो अगर सब कुछ ठीक है तो 7 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन आपने अप्लाई किया, जिस दिन आपकी फाइनल एप्लीकेशन गई, पार्ट बी वाली एप्लीकेशन गई, उसके 7 दिन के अंदर अंदर बिना साइट वेरिफिकेशन किए, मतलब आपकी साइट पर कोई आके चेक वेक नहीं करेगा, सब कुछ अगर ठीक लगा प्रॉपर ऑफिसर को तो 7 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया जाएगा। इफ एप्लीकेंट सक्सेसफुली वैलिडेट्स हिज आधार ऑथेंटिकेशन, तो फिर क्या होगा, देखेंगे अभी। ठीक है, 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, एक चीज और हो सकती है, रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड विद इन 30 days ऑफ द एप्लीकेशन आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ साइट एंड प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, मतलब प्रॉपर ऑफिसर ने आपकी एप्लीकेशन देखी और अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट्स को देखा, सब कुछ ठीक लगा। अब 2 चीजें हो सकती हैं, या तो बिना साइट इंस्पेक्शन के 7 दिन के अंदर अंदर वो आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दे, या फिर साइट वेरिफिकेशन करने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर वो आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट करे। ठीक है, तो देखो, रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड विद इन 30 days ऑफ एप्लीकेशन आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ साइट एंड प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब बात यहां पर आती है कि भाई साइट वेरिफिकेशन की या प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जरूरत कब आएगी? तो देखो, where applicant fails to undergo Aadhaar authentication या does not opt for Aadhaar authentication, तब साइट वेरिफिकेशन की जरूरत होगी। Where PO deems it fit to carry out site verification, जब प्रॉपर ऑफिसर को लगे नहीं यार इसका साइट वेरिफिकेशन कर लो, तब जरूरत पड़ेगी। Where a person who has undergone Aadhaar authentication is identified on the common portal based on the data analysis and risk parameters to carry out site verification। ठीक है, पहली बात तो ये है कि अगर कोई आधार ऑथेंटिकेशन
अंडरगो ही नहीं करवाता है, कोई आधार ऑथेंटिकेशन करवाता ही नहीं है, तो उसका तो साइट वेरिफिकेशन होगा ही होगा। ठीक है, अगर इस बंदे ने आधार ऑथेंटिकेशन करवा लिया लेकिन फिर भी रिस्क पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए डिसाइड किया जा रहा है नहीं यार फिर भी इसका कर लो, एक बार साइट वेरिफिकेशन कर लो, तो भी साइट वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, अब देखो तो ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये बी है, ये कौन सा वाला ए है? ये ए है कि अगर 7 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया और आपने अपना आधार ऑथेंटिकेशन भी प्रॉपर्ली वैलिडेट करवा दिया। देखो, डीम्ड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन, if the proper officer does not take any action within the specified time frames, the application for registration will be considered approved। ठीक है, अगर वो स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम्स यानी 7 दिन के अंदर अंदर अगर वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं देता है या 30 दिन के अंदर अंदर वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं देता है, स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम्स के अंदर अंदर अगर प्रॉपर ऑफिसर एक्शन नहीं लेता है, तो दी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन विल बी कंसिडर्ड अप्रूव्ड। मान लिया जाएगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। Here are the specific cases। देखो, in cases where a person is covered in B above, the registration will be deemed approved within 30 days from the date of application। यही वाली बात थी कि यहां पर ये 30 दिन के अंदर अंदर साइट वेरिफिकेशन के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो साइट वेरिफिकेशन के ही तो ये पर्पसेस थे, ये रीजंस थे कि इन रीजंस पे साइट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर साइट वेरिफिकेशन के बाद भी 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन आपको ग्रांट नहीं हुआ तो मान लिया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन आपकी अप्रूव हो गई। ठीक है, तो इन केसेस वेयर अ पर्सन इज कवर्ड इन बी अबव, जहां पर साइट वेरिफिकेशन की जरूरत थी तो वहां पर तो 30 दिन का टाइम फ्रेम है ना, तो द रजिस्ट्रेशन विल बी डीम्ड अप्रूव्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। मान लिया जाएगा कि अप्रूव हो गया विद इन 30 डेज फ्रॉम द एप्लीकेशन। इन केस ऑफ अ पर्सन कवर्ड इन ए अबव, ए तो ये वाला था जहां पर बिना साइट वेरिफिकेशन के 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए था और आधार ऑथेंटिकेशन भी प्रॉपर्ली हो चुका है। In case a person covered in A above, the registration will be deemed approved within 7 working days from the date of the application। ठीक है, C वाले पॉइंट पर अभी हम लोग आए नहीं है, C वाला पॉइंट अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, C वाला पॉइंट अभी हम लोग देखते हैं। तो खैर इतनी बात हो गई कि आपने जो पार्ट बी में अपनी एप्लीकेशन दी उसको प्रॉपर ऑफिसर ने एग्जामिन किया, अकंपनिंग डॉक्यूमेंट्स को देखा, क्या सारे के सारे डॉक्यूमेंट सही लगे? हाँ, तो दो चीजें हो सकती हैं। हाँ, तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो बिना साइट वेरिफिकेशन किए 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया जाए, या फिर साइट वेरिफिकेशन करने के 30 दिन के बाद 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया जाए। अगर 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन ग्रांट करना है और आप जो हो अपना आधार ऑथेंटिकेशन भी सक्सेसफुली वैलिडेट कर चुके हो और बाय चांस 7 दिन के अंदर अंदर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलता है, तो यह मान लिया जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन इज डीम्ड अप्रूव्ड। मान लिया जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी है। ठीक है, मान लो ऑफिसर को लगता है कि साइट वेरिफिकेशन की जरूरत है। कब कब साइट वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ सकती है? एक, जब आप अपना आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवा रहे हो। ठीक है, दूसरा, जब प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है कि यार साइट वेरिफिकेशन करने की जरूरत है। तीसरा, जब आप अपना आधार ऑथेंटिकेशन करवा रहे हो पर फिर भी रिस्क पैरामीटर्स को एनालाइज करने के बाद प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है कि भाई इसकी वेरिफिकेशन की जरूरत है। एक बार वेरिफिकेशन हो गया तो 30 दिन के अंदर अंदर आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जानी चाहिए। मान लो नहीं होती है तो 30th डे ऑटोमेटिकली उसको डीम्ड अप्रूव्ड मान लिया जाएगा। ठीक है, ये तो तब है अगर आपकी एप्लीकेशन और अकंपनिंग डॉक्यूमेंट्स सारे सही है। तो अगर मान लो आपके अकंपनिंग डॉक्यूमेंट्स और आपकी एप्लीकेशन सही नहीं है तो फिर क्या होगा? प्रॉपर ऑफिसर इश्यूज नोटिस देयर बाय सीकिंग क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द एप्लीकेंट इलेक्ट्रॉनिकली। तो प्रॉपर ऑफिसर आपको एक नोटिफिकेशन इशू करेगा। ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर आपको एक नोटिफिकेशन इशू करेगा। क्लैरिफिकेशन में वो क्या क्या क्लैरिफिकेशन मांग सकता है? तो क्लैरिफिकेशन इंक्लूड्स मॉडिफिकेशन या करेक्शन ऑफ पर्टिकुलर्स डिक्लेयर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अदर देन पैन, स्टेट एंड मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो पैन, स्टेट, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को छोड़कर, पैन, स्टेट, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को छोड़कर किसी भी चीज का वो मॉडिफिकेशन या किसी भी और पर्टिकुलर का वो मॉडिफिकेशन या करेक्शन मांग सकता है। ठीक, आ जाओ। तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? एक नोटिस इशू करेगा। प्रॉपर ऑफिसर एक नोटिस इशू करेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द एप्लीकेशन सबमिशन डेट। कब? 30 दिन का टाइम प्रॉपर ऑफिसर के पास कब होगा? प्रॉपर ऑफिसर के पास नोटिफिकेशन इशू करने के लिए, नोटिस इशू करने के लिए या तो 30 दिन का टाइम होगा या तो 7 दिन का टाइम होगा। ठीक है, 30 दिन का टाइम कब होगा? यही तीन केसेस।
ठीक है, पहला केस जब उस बंदे ने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया, दूसरा जब प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि साइट वेरिफिकेशन की जरूरत है, और तीसरा जब उस बंदे ने आधार ऑथेंटिकेशन करवा दिया फिर भी रिस्क पैरामीटर्स को एनालाइज करने के बाद प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि भाई साइट वेरिफिकेशन करने की जरूरत है। तो साइट वेरिफिकेशन करने की अगर जरूरत उसको लग रही है तो एप्लीकेशन सबमिशन के बाद 30 दिन का समय होता है, क्योंकि एप्लीकेशन सबमिशन के बाद साइट वेरिफिकेशन होगी ना, ठीक है, तो साइट वेरिफिकेशन में भी टाइम जाएगा। तो इसलिए एप्लीकेशन सबमिशन से 30 दिन का समय दिया हुआ है कि भाई 30 दिन के अंदर अंदर नोटिस इशू करके जो भी क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स आपको मांगने हैं आप मांग लीजिए। और अगर आपको साइट वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, अगर आपको साइट वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है तो आप 7 दिन के अंदर अंदर नोटिस इशू कर दीजिए। जो भी आपको क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स मांगने 7 दिन के अंदर अंदर नोटिस इशू करके मांग लीजिए, सिंपल। ठीक, has the applicant furnished the clarification information or documents within 7 working days time from the receipt of notice? नोटिस मिलने के बाद एप्लीकेंट के पास टाइम होता है 7 दिन का टू प्रोवाइड द प्रॉपर क्लैरिफिकेशन या इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, नोटिस प्रॉपर ऑफिसर देता है। प्रॉपर ऑफिसर के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो 30 दिन के अंदर अंदर नोटिस देगा फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, या तो वो 7 दिन के अंदर अंदर नोटिस देगा फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। 30 दिन के अंदर अंदर उसको नोटिस कब देना होगा? जब वो साइट वेरिफिकेशन करवाएगा। तो साइट वेरिफिकेशन क्यों करवाएगा? ये 3 रीजंस है। 7 दिन के अंदर अंदर वो नोटिस कब देगा? जब उसको साइट वेरिफिकेशन नहीं करवाना होगा। तो एक बार एप्लीकेंट को नोटिस मिल गया तो नोटिस मिलने की डेट से 7 दिन का समय रहता है एप्लीकेंट के पास कि वो उस नोटिस के अकॉर्डिंगली क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर ऑफिसर को सबमिट कर दे। तो हैज द एप्लीकेंट फर्निश्ड द क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स विद इन 7 वर्किंग डेज टाइम फ्रॉम द रिसीट ऑफ नोटिस? क्या इसने कर दिया? अगर हां तो क्या प्रॉपर ऑफिसर सैटिस्फाइड है? अगर हां तो प्रॉपर ऑफिसर विल ग्रांट रजिस्ट्रेशन विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन या क्लैरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, एप्लीकेंट ने नोटिस मिलने के 7 दिन के अंदर अंदर जो भी क्लैरिफिकेशन प्रॉपर ऑफिसर को चाहिए था वो दे दिया। प्रॉपर ऑफिसर उससे सैटिस्फाइड है। प्रॉपर ऑफिसर को जिस दिन वो क्लैरिफिकेशन मिला उसके 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा। और अगर प्रॉपर ऑफिसर सैटिस्फाइड नहीं है तो प्रॉपर ऑफिसर मे रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। तो प्रॉपर ऑफिसर राइटिंग में रीजंस देगा कि हम आपका रजिस्ट्रेशन क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं और उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, और अगर एप्लीकेंट ने 7 दिन के अंदर अंदर क्लैरिफिकेशन डिक्लेरेशन इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सबमिट ही नहीं किया तो फिर प्रॉपर ऑफिसर आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। प्रॉपर ऑफिसर आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, अगर मान लो प्रॉपर ऑफिसर कोई एक्शन नहीं लेता विद इन 7 डेज, ये देखो एप्लीकेंट ने 7 वर्किंग डे के अंदर अंदर नोटिस मिलने के 7 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेंट ने नोटिस मिलने के 7 दिन के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो भी देना था वो दे दिया। फिर क्या होगा? In cases covered in C above, the registration will be deemed approved within 7 working days from the date of receipt of requested details. ठीक है, तो जिस दिन वो रिसीट हो गया, जिस दिन प्रॉपर ऑफिसर को सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, 7 दिन के अंदर अंदर या तो वो रजिस्ट्रेशन दे दे या तो रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट कर दे। ना रजिस्ट्रेशन दे रहा है ना रिजेक्ट कर रहा है तो 7 दिन के बाद डीम्ड अप्रूव्ड मान लिया जाएगा। ठीक है, 7 दिन के बाद डीम्ड अप्रूव्ड मान लिया जाएगा। तो दिस वाज सेक्शंस 22, 23, 24 और थोड़ा बहुत ये प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, थोड़ा बहुत प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने यहां पर किया। एक ओवरऑल पिक्चर आपको मिल गई है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं जिनमें कुछ कुछ अमेंडमेंट्स हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को पूरी चीज समराइज्ड फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में, कलर्ड टेबल्स के फॉर्म में आप लोगों को दी हुई है और जो जो अमेंडमेंट्स हैं उनको बोल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, जो जो अमेंडमेंट्स हैं उनको बोल्ड करके रखा हुआ है। ऑफ कोर्स हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन दिस विल बी मोर ऑफ अ रिविजन काइंड ऑफ अ थिंग ऑफ व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन, क्योंकि काफी सारी चीजें तो ये प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब यहां पर जो टैबुलर फॉर्म में दिया है एक बार उसको फटाफट से हम लोग देखेंगे। ठीक है, बहुत तेजी से देखेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, तो टाइमलाइन अप्लाई विद इन 30 डेज ऑफ बिकमिंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। जैसे ही एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हुई उसके 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर दो। लोकेशन बेस्ड रजिस्ट्रेशन, अप्लाई इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर यू आर लायबल। ठीक है, जहां जहां आप लायबल हो रजिस्टर करो। टेरिटोरियल वाटर्स, फॉर सप्लाईज फ्रॉम टेरिटोरियल वाटर्स रजिस्टर्ड इन द नियरेस्ट कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ये समझ में आ रहा है अपने आप ही। ACZ यूनिट्स, तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन इज नीडेड फॉर यूनिट्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ठीक है,
Example, if a company in Rajasthan crosses 20 लाख रुपीस of turnover threshold on 1st September, it must register by 1st of October. 30 दिन के अंदर अंदर आपको करना है, ठीक। फिर ये आता है आपका सेक्शन 25(2), one registration per state, single registration, only one registration per state or union territory. Multiple branches है तो क्या होगा? If you have several branches in a state, declare one of it as principal place and others as additional places of business. ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है, बस एक बार हम लोग कंसोलिडेटेड फॉर्म में उसको रीड कर रहे हैं, ठीक है। सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेसेस, अगर आप एक ही स्टेट के अंदर मल्टीपल प्लेसेस के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशंस लेना चाहते हो तो पॉसिबल है अंडर सर्टेन कंडीशंस, स्पेशली फॉर टैक्स पर्पसेस, ठीक है। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 25(3), ठीक है। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन, इवन इफ नॉट रिक्वायर्ड यू कैन चूज टू रजिस्टर। बेनिफिट्स क्या है? यूजफुल फॉर सप्लायर्स टू गेट रजिस्टर्ड टू बिजनेस टू अवॉइड रिवर्स चार्ज एंड एनहांस B2B ट्रांजैक्शंस। B2B ट्रांजैक्शंस तभी होंगे अगर आप रजिस्टर्ड होगे, क्योंकि सामने वाले को क्रेडिट चाहिए होगा वो जो भी आपसे खरीदेगा। Obligations, once registered voluntarily, you must pay tax regardless of the turnover. आपका एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर आप ये नहीं कह सकते कि अरे मेरा टर्नओवर कम है मैं टैक्स नहीं दूंगा। रजिस्टर्ड हो तो टैक्स देना पड़ेगा। 25(4) और 25(5) डिस्टिंक्ट पर्संस, ठीक है। डिस्टिंक्ट पर्संस, इसके बारे में हम लोगों ने सप्लाई वाले चैप्टर में भी बात की थी। तो डिस्टिंक्ट पर्संस फॉर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, सेपरेट एंटिटीज, ईच रजिस्ट्रेशन इन डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इज ट्रीटेड एज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी। और ये क्या है? प्रेमिसेस इन सेपरेट स्टेट्स डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्संस, ठीक है। अगर आपके अलग अलग स्टेट्स में प्रेमिसेस हैं, अलग अलग स्टेट्स में आपके एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, कि ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, तो हर स्टेट में एग्जिस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट विल बी कंसीडर्ड टू बी अ डिस्टिंक्ट पर्सन। तो सेपरेट फॉर ईच स्टेट, एस्टैब्लिशमेंट्स इन डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आर ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली, ठीक। पैन मैंडेटरी फॉर रजिस्ट्रेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ पैन, मस्ट हैव अ परमानेंट अकाउंट नंबर टू रजिस्टर। हम लोगों ने देखा है पार्ट 1 डायग्राम में हम लोगों ने देखा कि आपको GST REG 01 के पार्ट ए में पैन ही तो मेंशन करना है, उसका वैलिडेशन होगा तभी TRN जनरेट होगा। तो टैन एज एन ऑल्टरनेटिव टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ दोज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, ठीक है। फिर आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना होगा, आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना होगा। तो नेसेसरी फॉर बोथ एग्जिस्टिंग एंड न्यू रजिस्ट्रेंट्स, आधार ऑथेंटिकेशन नेसेसरी है। ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन, इफ आधार इज नॉट असाइंड अदर फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन कैन बी यूज्ड। स्पेसिफिक एग्जेम्पशंस क्या है? सर्टेन कैटेगरीज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम आधार ऑथेंटिकेशन, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। नॉन रेजिडेंट का रजिस्ट्रेशन, अदर डॉक्यूमेंट्स फॉर नॉन रेजिडेंट्स, तो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस कैन यूज डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आधार का ही होगा उनके पास। आओ देखो नेक्स्ट, mandatory registration for non-compliance, automatic registration. If liable persons fail to register, authorities can register them. ठीक है, मैं लाइबल हो चुका हूं, मेरा टर्नओवर थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर चुका है, फिर भी मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहा हूं, अथॉरिटीज मुझे ऑटोमेटिकली रजिस्टर कर सकती हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, UIN फॉर स्पेसिफिक एंटिटीज, तो जो स्पेशलाइज एजेंसीज होती हैं, कॉन्सुलेट्स वगैरह होते हैं, उनको टैक्स रिफंड्स के लिए UIN मिल सकता है। Registration, verification and approval. The verification process, registration is verified within 3 working days. Deemed approval, if not rejected or queried within the prescribed period, registration is considered granted. ठीक है। अब application of registration में rule 8, अब इसमें देखो यहां पर एक अमेंडमेंट ये आया हुआ है, पढ़ेंगे इसको। तो declaration of PAN आपका mandatory है। PAN requirement, everyone registering under section 25(1) or voluntarily under section 25(3) must declare their PAN and state या union territory। इसको हम लोगों ने पढ़ाई GST REG 01 के पार्ट ए में, हमें PAN और अपनी स्टेट या यूनियन टेरिटरी मेंशन करनी होती है। फॉर्म सबमिशन, दिस इज डन इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म GST REG 01 ऑन द कॉमन पोर्टल और एट अ फैसिलिटेशन सेंटर, ठीक है। किन किन लोगों को इस चीज का एक्सेप्शन है? नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस, persons who deduct or collect tax at source, persons supplying online money gaming from a place outside India to person in India। तो 1 अक्टूबर 2023 से इसके ऊपर भी ये वाला एक्सेप्शन आ गया। Those providing online information from outside India to non-taxable recipients are exempted। Input service distributors, they need to apply separately as an input service distributor, ठीक है। उसके बाद देखो रूल 8(2), वैलिडेशन ऑफ पैन, पैन वेरिफिकेशन, PAN is validated online by the common portal and verified through OTP sent to the linked mobile number and email address. We've already done that. Temporary reference number, generating reference number after successful PAN mobile and email verification, a temporary reference number is generated and communicated. We've already done that. फिर submission of application process क्या है? Submit part B of form GST REG 01 using the temporary reference number with required signatures or electronic verification and necessary documents. We've already done that. फिर आधार authentication, optional for those who are not exempt, involves Aadhaar authentication and may include biometric verification at facilitation center.
ठीक है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन क्या है? रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन एप्लीकेंट्स इन्वॉल्विंग बायोमेट्रिक डेटा इन फोटोग्राफ वेरिफिकेशन। एग्जेम्पशंस, सर्टेन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज मे बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन। फिर एक ई एक्नॉलेजमेंट आपको मिल जाएगा। आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन एन इलेक्ट्रॉनिक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म GST REG 02 इज इशूड। कैजुअल टैक्सेबल पर्संस को एक टेम्पररी रेफरेंस फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, टेम्पररी रेफरेंस नंबर इज प्रोवाइडेड फॉर एडवांस टैक्स डिपॉजिट। ठीक है, तो कैजुअल टैक्सेबल पर्संस को एक TRN दे दिया जाता है एडवांस टैक्स जिससे वो जमा कर पाए। ठीक, फिर आओ आगे आता है, देखो ये सारी जो ये वाली टेबल है ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनिशियल एप्लीकेशन रिव्यू, रूल 9(1), एग्जामिनेशन बाय ऑफिसर। The proper officer reviews the application and its documents. Standard approval time, if all is in order, approval is granted within 7 working days. Extended approval time, under specific conditions like failure to authenticate Aadhaar or need for physical verification, approval may take up to 30 days. याद आ रहा होगा वो टेबल में, डायग्राम में हम लोगों ने देखा। Deficiency in application, फिर नोटिस आएगा। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज, इफ द एप्लीकेशन लैक्स इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स, एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म GST REG 03 इज इशूड विद इन 7 वर्किंग डेज। ठीक है, 7 दिन के अंदर अंदर नोटिस मांगा जाएगा। एक्सटेंडेड नोटिस पीरियड, अगर वो साइट वेरिफिकेशन वगैरह चाहिए तो एप्लीकेशन के 30 दिन के अंदर अंदर आपको नोटिस इशू किया जाएगा, और आपको जब नोटिस मिल जाएगा तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको उसका रिप्लाई करना होगा। Approval after clarification, if the offer is satisfied with the response, registration is approved within 7 working days of the receiving the clarification or documents. ठीक है, आपने अपने नोटिस का जवाब दे दिया 7 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन उसको नोटिस का जवाब मिला प्रॉपर ऑफिसर को, उसके 7 दिन के अंदर अंदर वो उसका जवाब देगा, और अगर जवाब नहीं दिया तो डीम्ड अप्रूवल हो जाएगा। नॉन रिस्पॉन्स और अनसैटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स, अगर आप ही ने रिस्पॉन्ड नहीं किया या आपका रिस्पॉन्स अनसैटिस्फैक्टरी था तो रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाएगा। If there is no response to the notice or the officer isn't satisfied with the clarification, the application can be rejected. Notification of rejection. Rejection is communicated electronically using form GST REG 05. ठीक है, deemed approval, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ ही चुके हैं, राइट? इसके बारे में भी हम लोग यहां पर पढ़ चुके हैं। आओ देखो, physical verification of business premises in certain cases. तो reasons for verification, reasons for verification क्या क्या है? इंक्लूड्स फेलियर ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन, आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाया, नॉन सिलेक्शन ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन, और एनी अदर रीजन डीम्ड नेसेसरी बाय द प्रॉपर ऑफिसर। ठीक है, तो या तो आपने आधार ऑथेंटिकेशन करवाया ही नहीं, या तो आपका आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो गया, या प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है कि भाई फिजिकल वेरिफिकेशन चाहिए, साइट वेरिफिकेशन इसका करना पड़ेगा, तो हो जाएगा। Verification process, the proper officer conducts the verification at the place of business in the presence of the concerned person. ध्यान देना, the proper officer conducts the verification at the place of business in the presence of the concerned person. है ना, ये चीज अब कट चुकी है, ये चीज अब कट चुकी है। ठीक है, ये चीज कट चुकी है, इसीलिए ये जो बोल्ड में अमेंडमेंट है, ये बोल्ड में अमेंडमेंट इसी टाइप का है। ठीक है, अभी हम लोग आएंगे उस पर। ठीक है, फिलहाल क्या है कि आप प्रेजेंस ऑफ द कंसर्न पर्सन के सामने, आप उसकी प्रेजेंस के सामने उसकी साइट का वेरिफिकेशन करोगे। अ रिपोर्ट अलोंग विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोग्राफ्स इज प्रिपेयर्ड पोस्ट वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के बाद उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। द वेरिफिकेशन रिपोर्ट एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड ऑन कॉमन पोर्टल यूजिंग फॉर्म GST REG 30। ठीक है, फिर आप कॉमन पोर्टल में अपलोड हो जाएगा। रिपोर्ट मस्ट बी अपलोडेड विद इन 15 वर्किंग डेज ऑफ द फिजिकल वेरिफिकेशन। अब देखो, ये देखो, substitution of rule 25, physical verification of business premises in certain cases. Rule 25 has been substituted with a new rule to align the same with rule 9. Thus, the requirement of the presence of the registered person at the time of physical verification of the premises has been removed from rule 25. तो rule 25 में पहले लिखा हुआ था, वो मैंने यहां पर जानबूझ के नहीं हटाया हुआ है क्योंकि मैं चाहता था ये लिखा हुआ रहे यहां पर। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द कंसर्न पर्सन। तो अब यहां पर ये बोला जा रहा है कि the requirement of presence of registered person at the time of physical verification of the premises has been removed from rule 25. अब इस requirement को remove कर दिया गया है। Further, the rule empowers the proper officer to get the physical verification of the business premises done in all the circumstances as provided in proviso to rule 9, where physical verification is required to be done before the grant of registration. ठीक है, तो अब क्या हो गया है, द रूल एम्पावर्स द प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर से बोला जा रहा है आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, जहां जहां जब भी आपको लगे आप कर सकते हो, बिल्कुल।
तो फर्दर द रूल एम्पावर्स द प्रॉपर ऑफिसर टू गेट द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द बिजनेस प्रेमिसेस डन इन all the circumstances as provided in proviso to rule 9 where physical verification is required to be done before grant of registration। वही तीन, जब आपने आधार ऑथेंटिकेशन किया नहीं या आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट ही नहीं किया, या दूसरी चीज जब प्रॉपर ऑफिसर को लगा कि इसका फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए, या तीसरी चीज जब आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया हो भी गया लेकिन फिर भी रिस्क पैरामीटर्स को एनालाइज करके प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है कि आपका साइट वेरिफिकेशन करना चाहिए, तो यहां पर यह बोला जा रहा है अब आप कर सकते हो। The proper officer shall upload the verification report along with the other documents, including photographs and Form GST REG 30 on the common portal at least 5 working days prior to the completion of the time period specified in the said proviso। ठीक है, 5 working days से पहले करना पड़ेगा। Where the physical verification of premises is done after the grant of registration, Form GST REG 30 shall be uploaded within a period of 15 working days following the date of such verification। ठीक है, अगर रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने से पहले, अगर रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने से पहले साइट इंस्पेक्शन किया तो फिर रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने से पहले अगर साइट इंस्पेक्शन किया तो फिर फॉर्म जीएसटी 30 में रिपोर्ट अपलोड करनी पड़ेगी ना, रिपोर्ट अपलोड करनी पड़ेगी। तो क्या बोला हुआ है कि इन फॉर्म जीएसटी 30 ऑन द कॉमन पोर्टल एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ द टाइम पीरियड स्पेसिफाइड इन सेट प्रोवाइजो। ठीक है, प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ द टाइम पीरियड प्रोवाइडेड इन द सेट प्रोवाइजो, तो उसके 5 दिन पहले आपको अपलोड करना होगा। Where the physical verification of premises is done after the grant of registration, Form GST REG 30 shall be uploaded within a period of 15 working days from the following 15 working days following the date of such verification। डन, तो ये बात क्लियर हो गई। मैं थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई कर देता हूं। देखो, आपने पार्ट बी में एप्लीकेशन दी प्रॉपर ऑफिसर को। अब प्रॉपर ऑफिसर को अगर लगता है कि साइट वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि साइट वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, तो वो 7 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा। अगर उसको लगता है कि उसको साइट वेरिफिकेशन की जरूरत है, तो व्हाट इज द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड? 30 डेज। यही टाइम लिमिट तो 9(1) का प्रोवाइजो में प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो यहां पर ये जो लिखा हुआ है ना, at least 5 working days prior to the completion of the time period specified in the said proviso। What proviso are we talking about? We are talking about the proviso which states कि अगर प्रॉपर ऑफिसर को सही लगता है तो वो आपका साइट वेरिफिकेशन कर सकता है, और अगर वो साइट वेरिफिकेशन करेगा तो रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने की जो डेट है, टाइम लिमिट है, वो क्या है? विद इन 30 डेज फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म जीएसटी REG 01। अभी हम लोगों ने देखा ये। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि 30 दिन का टाइम स्पेसिफाइड है कि अगर आपको साइट वेरिफिकेशन करना है तो एप्लीकेशन सबमिशन के 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट करना पड़ेगा। ये जो रूल सब्स्टिट्यूटेड रूल 25 है, ये कह रहा है कि अगर आपने साइट वेरिफिकेशन किया, तो वो जो साइट वेरिफिकेशन की रिपोर्ट जनरेट होगी वो आपको जीएसटी REG 30 में अपलोड करनी होगी। कब तक अपलोड करोगे? 5 days बिफोर द टाइम स्पेसिफाइड। एंड व्हाट इज द टाइम स्पेसिफाइड? 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो एक तरह से मैं कह सकता हूं कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के 25 दिन के अंदर अंदर, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के 25 दिन के अंदर अंदर साइट वेरिफिकेशन की रिपोर्ट अपलोड हो जानी चाहिए फॉर्म जीएसटी REG 30 में। ठीक है, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, मैंने पार्ट बी सबमिट किया, प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है, प्रॉपर ऑफिसर कह रहा है कि नहीं इसका साइट वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो मैं अगर पार्ट बी सबमिट करूंगा तो जिस दिन मैंने पार्ट बी सबमिट किया उस दिन से 25 दिन के अंदर अंदर जीएसटी REG 30 में साइट वेरिफिकेशन की रिपोर्ट अपलोड हो जानी चाहिए। 25 दिन कैसे आया? क्योंकि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा, और यहां बोला गया उससे 5 दिन, 30 दिन का जो टाइम है उससे 5 दिन पहले जीएसटी REG 30 की रिपोर्ट अपलोड हो जानी चाहिए। ठीक है, ये तो तब की बात है अगर साइट वेरिफिकेशन किया प्रायर टू द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर साइट वेरिफिकेशन आपने किया आफ्टर द रजिस्ट्रेशन, तो देखो, where the physical verification of premises is done after the grant of registration, registration के बाद अगर physical verification किया, form GST REG 30 shall be uploaded within a period of 15 working days following the date of such verification।
ठीक है, तो वेरिफिकेशन जब हो गया, रिपोर्ट बनाओ और वेरिफिकेशन के 15 दिन के अंदर अंदर आपको जीएसटी आरईजी 30 वाली रिपोर्ट अपलोड करनी होगी, आपको मतलब प्रॉपर ऑफिसर को। ठीक है, तो आई होप दिस सब्स्टिट्यूटेड रूल 25 इज क्लियर नाउ। तो सब्स्टिट्यूटेड रूल 25 ने दो तीन चीजें बोली हैं। सबसे पहली चीज बोली है कि जो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है वो पहले जो रजिस्टर्ड पर्सन होता था या जो पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन होता था उसकी फिजिकल प्रेजेंस में करना होता था, तो अभी उसकी फिजिकल प्रेजेंस में करने की कोई जरूरत नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज उसने कहा है कि अगर फिजिकल वेरिफिकेशन आप रजिस्ट्रेशन देने से पहले कर रहे हो तो फिर 5 दिन पहले, एटलीस्ट 5 days प्रायर टू व्हाट, to the time limit specified in the proviso to rule 9(1). What is the proviso to rule 9(1)? कि if the site verification is necessary for whatever reasons, for those 3 reasons, the registration shall be granted within 30 days from the date of submission of application। तो 30 days से 5 दिन पहले यानी 25 दिन के अंदर अंदर जीएसटी आरईजी 30 में साइट वेरिफिकेशन वाली रिपोर्ट अपलोड कर देनी चाहिए प्रॉपर ऑफिसर को। और अगर फिजिकल वेरिफिकेशन कैरी आउट की आफ्टर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो साइट इंस्पेक्शन के 15 दिन के अंदर अंदर जीएसटी आरईजी 30 वाली रिपोर्ट अपलोड कर देनी होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इश्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रूल 10 देखो, तो certificate grant and GSTIN upon approval you receive a registration certificate from GST REG 06 and a unique 15-digit GST identification number which includes a state code, PAN, TAN, entity code and a checksum character। ठीक है, तो ये आपको मिल जाता है। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर आपने 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर दिया तो जिस दिन आप लायबल हो गए थे रजिस्ट्रेशन के लिए उसी दिन से आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाएगा। अगर आपने 30 दिन के बाद किया था तो रजिस्ट्रेशन इज इफेक्टिव फ्रॉम द डेट द रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड। ठीक है, तो मैं जिस दिन लायबल हुआ अगर उसके 30 दिन के अंदर अंदर मैंने अप्लाई कर दिया तो रजिस्ट्रेशन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑन विच आई बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर मैं आज लायबल हो गया और मैंने 1.5 महीने बाद अप्लाई किया तो जब भी रजिस्ट्रेशन मिलेगा उस दिन से रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा। Digital signature, the certificate is digitally signed or verified through an electronic verification code by the proper officer। Timely grant of RC, if deemed approval under section 995 the certificate is issued within 3 working days। If deemed approved under rule 95, rule 95 के हिसाब से अगर deemed approval मिला है तो certificate is issued within 3 working days after the expiration of the period specified in rule 95। ठीक है, 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा आरसी मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये देखो यहां पर अमेंडमेंट है। Registered persons excluding certain categories must provide bank account details on the common portal within 30 days from the date of registration or the date of furnishing the details of outward supplies and form GSTR1 or using invoice furnishing facility whichever is earlier। पहले यहां पर 30 की जगह 45 डेज होता था। ठीक है, तो अब ये इसको चेंज कर दिया गया है, तो अब आपको अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन मिला उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स मेंशन करनी पड़ेंगी। ठीक है, आधार ऑथेंटिकेशन, तो पर्पसेस ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड फॉर रिवोकिंग कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है और आप कह रहे हो नहीं नहीं मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल मत करो, आप उस कैंसिलेशन को रिवोक करवाना चाहते हो तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। फाइलिंग रिफंड एप्लीकेशंस, अगर आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना है तो आपको आधार ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा। एंड क्लेमिंग रिफंड्स फॉर एक्सपोर्टेड गुड्स, एक्सपोर्ट जब आप करते हो तो उसके लिए जो भी आप रिफंड वगैरह क्लेम करते हो तो आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। हु शुड ऑथेंटिकेट, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल वेरीज डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस स्ट्रक्चर लाइक प्रोप्राइटर, पार्टनर, मैनेजिंग डायरेक्टर एटसेट्रा, तो डिपेंड करेगा। Alternative identification, if Aadhaar is not available, alternative ID proofs like Aadhaar enrollment ID slip, bank passbook, voter ID, passport और driving license must be furnished। इधर देखिए, separate registration for multiple places of business within a state or union territory। तो conditions for separate registration applicable if there are multiple business locations within a state or union territory with specific requirements for tax payments and invoicing। Separate form GST REG 1 must be filed for each place of business, follows the same procedure as in rules 9 and 10, same है। Suo motu registration, temporary registration, if someone is liable but hasn't registered, the proper officer can issue a temporary registration। ठीक है, अगर आप लायबल हो और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो प्रॉपर ऑफिसर आपको सुओ मोटो अपनी मर्जी से अपने आप से रजिस्ट्रेशन दे सकता है टेम्पररी। द रजिस्ट्रेशन इज इफेक्टिव फ्रॉम द डेट मेंशन्ड इन द ऑर्डर, तो जो ऑर्डर पे डेट मेंशन्ड होगी उस दिन से वो इफेक्टिव हो जाएगा। मस्ट बी मेड विद इन 9 days, अच्छा डेडलाइन फॉर एप्लीकेशन, तो मस्ट बी मेड विद इन 90 days ऑफ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन और विद इन 30 days ऑफ एन अपीलेट ऑर्डर इफ अपील इज फाइल्ड। ठीक, तो जब आपको वो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मिला उसके 90 दिन के अंदर अंदर आपको डेफिनेटली अपना जीएसटी REG 01 में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। वेरिफिकेशन एंड ग्रांट बिल्कुल रूल 9 और 10 की तरह से होगा। जीएसटी एंड इफेक्टिव डेट
फ्रॉम द डेट ऑफ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन। ये देखो जी, डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन GSTIN ऑन द नेम बोर्ड। तो the registration certificate must be displayed at the principal and additional places of business. GSTIN should be displayed on the name board and business entrances. Method of authentication. So e-applications and replies must be authenticated using an e-signature or digital signature. Different entities have specific signing authorities like the CEO for companies and the Karta for HUF. E-notices and certificates देखो issued electronically and authenticated by digital signature or e-signature. ये भी सिंपल सा है, कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट वाली बातें हैं नहीं। अभी इंपॉर्टेंट वाली बातें आएंगी, एक आध कुछ और अमेंडमेंट्स है वो आएंगे, उनको देखेंगे हम लोग, ठीक है। असाइनमेंट ऑफ यूनिक आइडेंटिटी नंबर टू सर्टेन स्पेशल एंटिटीज, तो इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी ना, कॉन्सुलेट्स, एम्बसीज, यूएन वाले जो लोग होते हैं वो सब। तो एलिजिबिलिटी फॉर UIN, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द UN, कॉन्सुलेट्स, एम्बसीज एंड अदर स्पेसिफाइड बाय द कमिश्नर। इनके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिकली इन्फॉर्म GST REG 13 सबमिटेड ऑन द कॉमन पोर्टल at a facilitation center. Assignment and certificate issuance, तो UIN is assigned and registration certificate is issued within 3 working days. Deemed registration क्या है? तो registration certificate या UIN under SGST या UTGST considered granted under CGST if not rejected. ठीक है, मतलब अगर CGST में आपका डीम्ड रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर SGST और UTGST में भी मान लिया जाएगा कि आप रजिस्टर्ड हो, ठीक है। और अगर CGST में या फिर इसको ऐसे देख लो कि अगर SGST और UTGST में आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो मान लिया जाएगा कि CGST में भी रजिस्ट्रेशन हो गया, और अगर SGST या UTGST में रिजेक्शन हो गया तो CGST का भी रिजेक्टेड मान लिया जाएगा। नॉन रेजिडेंट और कैजुअल टैक्सेबल पर्संस के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन occasionally undertakes business transactions in a state or union territory where they have no fixed place of business. ये तो हो गया casual taxable person. Non-resident क्या हो गया? Occasionally undertakes business transactions but has no fixed place of business or residence in India. ठीक है, तो ये जिस स्टेट में अपनी सप्लाईज दे रहा है उस स्टेट में इसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, और ये जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है इसका तो इंडिया में कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म GST REG 01 भरेगा, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन फॉर्म GST REG 09 भरेगा, ठीक है। फाइलिंग इन ITC क्लेम्स, फाइल रेगुलर रिटर्न्स एंड कैन क्लेम ITC ऑन ऑल इनवर्ड सप्लाईज। ये GSTR 5 भरेगा एंड कैन क्लेम ITC ओनली फॉर इंपोर्टेड गुड्स, ठीक है। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को तो किसी भी चीज का ITC मिल जाएगा, NRTPs को, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टेड गुड्स पर ही ITC मिलेगा। स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू कैजुअल टैक्सेबल पर्संस एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस, आओ देखते हैं। Registration timeline, apply at least 5 days before starting the business activities. Business activities के 5 दिन पहले कम से कम अप्लाई करना पड़ेगा। E-application for non-residents, submit form GST REG 09 with required documents. Authorized signatory must be a resident in India with a PAN. एडवांस डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो पे एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी एट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर एनी एक्सटेंशन। तो हम लोग काफी देर से बात कर रहे थे ना कि कैजुअल टैक्सेबल पर्संस को टेम्परेरी रेफरेंस नंबर दिया जाएगा जिससे वो एडवांस टैक्स डिपॉजिट कर पाए। तो बेसिकली कैजुअल टैक्सेबल पर्संस के लिए होता क्या है कि जब भी वो किसी भी स्टेट में अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उन्हें अपनी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी पहले से ही जमा करनी पड़ती है, ठीक है। तो क्रेडिटिंग ऑफ डिपॉजिट्स, अमाउंट डिपॉजिटेड क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जितना भी पैसा जमा करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा हो जाता है वो। टेम्परेरी रेफरेंस नंबर इशूड फॉर मेकिंग एन एडवांस टैक्स डिपॉजिट। वेरिफिकेशन एंड ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन वैसे ही होगा जैसे नॉर्मल लोगों का हो रहा था। वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो इनिशियली वैलिड अप टू 90 डेज, एक्सटेंडेबल फॉर अनदर 90 डेज। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसकी वैलिडिटी 90 डेज की होती है, लेकिन 90 डेज के बाद वो और 90 डेज के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं। Procedure for obtaining extension in period of operation by casual taxable person and non-resident taxable person. तो देखो, application for extension before current registration expires inform GST REG 11, ठीक है 11। तो अगर इनको और 90 दिन के लिए एक्सटेंड करवाना है तो इनका जो पहला 90 दिन वाला पीरियड होता है उसकी एक्सपायरी से पहले ही इन्हें अप्लाई करना होता है फॉर्म GST REG 11 में। पेमेंट फॉर एक्सटेंशन, पे एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड। तो ऑफ कोर्स जितना भी एक्सटेंडेड पीरियड में उनकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है उसको भी वो पे करना पड़ेगा। सर्कुलर क्लैरिफाइंग सर्टेन इश्यूज फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्संस, क्या क्या है? इशू 1, एडवांस टैक्स कैलकुलेशन फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन। तो देखो, एस्पेक्ट इन नेट टैक्स लायबिलिटी, तो व्हेन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ CTP, Form GST REG 1 asks for estimated net tax liability and not the gross tax liability.
ठीक है, मतलब ग्रॉस और नेट में क्या फर्क हो गया कि ग्रॉस तो आपने जितना भी बेचा उस पे जितना भी जीएसटी आया वो, नेट क्या हो गया, उसमें से आप आईटीसी माइनस कर दोगे तो नेट आ जाएगा। तो जब कोई भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है तो जो फॉर्म होता है वो एस्टिमेटेड नेट टैक्स लायबिलिटी मांगता है, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी नहीं मांगता। ठीक है, क्लैरिफिकेशन क्या है, द एडवांस टैक्स टू बी डिपॉजिटेड बाय ए सीटीपी शुड बी कैलकुलेटेड कंसीडरिंग द ड्यू एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट्स दैट माइट बी अवेलेबल टू देम। ठीक है, तो नेट टैक्स लायबिलिटी जमा करनी होती है। आगे देखो, इशू 2 क्या है, एक्सटेंशन ऑफ ऑपरेशन पीरियड बियॉन्ड 180 डेज। ठीक, अगर आपके लॉन्ग रनिंग एग्जीबिशंस वगैरह हैं जो कि 6-6 महीने से भी लंबे लंबे चले जा रहे हैं तो क्या होगा, लॉन्ग रनिंग एग्जीबिशंस, टैक्सेबल पर्संस ऑपरेटिंग एग्जीबिशंस फॉर मोर देन 180 डेज कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज सीटीपीज, तो फिर आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोला ही नहीं जाएगा। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, सच पर्संस शुड ऑब्टेन नॉर्मल रजिस्ट्रेशन एंड प्रोवाइड एन अलॉटमेंट लेटर एज प्रूफ ऑफ देयर प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक, एडवांस टैक्स एग्जेम्पशन, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स फॉर रजिस्ट्रेशन। अब आप जब सीटीपी ही नहीं कहलाए जा रहे तो रजिस्ट्रेशन के समय आपको एडवांस टैक्स भी पे करने की जरूरत नहीं है। पोस्ट एग्जीबिशन सरेंडर, दे कैन सरेंडर द रजिस्ट्रेशन आफ्टर द एग्जीबिशन एंड्स। मेला खत्म हो जाए तो रजिस्ट्रेशन सबमिट कर दो। ठीक, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आओ देखो, इन्फॉर्मिंग प्रॉपर ऑफिसर, सबसे पहले तो रजिस्टर्ड पर्संस एंड यूआईएन होल्डर्स मस्ट नोटिफाई चेंजेस इन देयर रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन, दिस शुड बी डन विद इन 15 डेज ऑफ द चेंज अकरेंस। ठीक है, मान लो प्लेस ऑफ बिजनेस बदल गया है, कुछ भी हो गया तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के मतलब अमेंडमेंट करवाना होगा, तो नोटिफिकेशन देना होगा। अप्रूवल और रिजेक्शन ऑफ अमेंडमेंट्स, द प्रॉपर ऑफिसर रिव्यूज द चेंजेस एंड डिसाइड्स वेदर टू अप्रूव और रिजेक्ट देम, तो प्रॉपर ऑफिसर उसको अप्रूव करेगा या रिजेक्ट कर देगा, देखेगा क्या करना है। Some amendments may not require officer approval. Applicants have the right to be heard before rejection. ठीक है, तो कुछ अमेंडमेंट्स में प्रॉपर ऑफिसर की अप्रूवल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और रिजेक्शन से पहले उन लोगों को सुनना भी पड़ेगा आपको कि भाई क्यों रिजेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो वो भी होगा। मैं पानी पी लेता हूं, आप लोग फटाफट से वीडियो को कर दीजिए लाइक। ठीक है, deemed rejection or approval, rejections or approval under SGST or UTGST are also considered as such under CGST। मतलब अगर SGST या UTGST में रिजेक्शन हो गया तो CGST में भी रिजेक्शन ही माना जाएगा। प्रोसीजर क्या है अमेंडमेंट के लिए, आओ देखो, एप्लीकेशन फॉर चेंज, तो सबमिट चेंजेस इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म GST REG 14 विद इन 15 डेज ऑफ द चेंज। अप्रूवल ऑफ अमेंडमेंट, कोर फील्ड चेंजेस आर अप्रूव्ड विद इन 15 वर्किंग डेज। Changes in non-core fields are effective immediately upon submission. Mobile number, email address changes require online verification. PAN changes necessitate a new registration. ठीक है, क्योंकि GSTIN के अंदर आपका PAN मेंशन्ड होता है, राइट? तो अगर आपका PAN ही चेंज हो गया तो उसमें अमेंडमेंट नहीं होगा, तो फिर आपको एक नया रजिस्ट्रेशन लेना होगा। रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट देखो, amendments are usually effective from the application date but can be retrospective in certain specific cases. Show cause notice for rejection issued if amendment is deemed unnecessary or documents are incomplete। तो अगर आपका अमेंडमेंट आप कह रहे हो कि इसको चेंज कर दो और प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है कि यार ये तो अननेसेसरी है या डॉक्यूमेंट्स ही इनकम्प्लीट है, तो वो आपको एक शो कॉज नोटिस दे सकता है कि भाई हम रिजेक्ट करने जा रहे हैं और बता दो, देख लो। Reply to show cause notice, respond within 7 working days of receiving the notice। आप 7 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई कर दो। Rejection of application, rejection occurs if the reply is unsatisfactory or not provided। अगर आपने रिप्लाई नहीं दिया या रिप्लाई आपका अनसैटिस्फैक्टरी है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। Deemed amendment, if no action is taken within 15 working days of submitting the application or 7 working days of receiving the reply, amendment is deemed approved। ठीक है, आपने अमेंडमेंट की एप्लीकेशन दी, उसके 15 दिन के अंदर अंदर कोई अप्रूवल, कोई रिजेक्शन, कोई शो कॉज नोटिस कुछ नहीं आया, डीम्ड अप्रूव्ड। ठीक है, एक आपके पास शो कॉज नोटिस आ गया, आपने उसका रिप्लाई कर दिया, रिप्लाई करने के 7 दिन तक कोई अप्रूवल, कोई रिजेक्शन कुछ नहीं आया, तो डीम्ड अप्रूव्ड। कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, आओ देखो, cancellation of registration, the proper officer can cancel the registration suo motu or upon application by the registered person or their legal heirs। ठीक है, तो या तो अपनी मर्जी से वो कैंसिल कर सकता है या अगर मैंने दे दिया तो कैंसिल कर देगा, या मेरे किसी लीगल एयर ने अगर बोल दिया कि भाई कैंसिल कर दो तो कैंसिल हो जाएगा। Reasons for cancellation include discontinuation of business, transfer, amalgamation, demergers, change in constitution or no longer being liable for registration। Self explanatory है ये। Registration may be suspended during cancellation proceedings।
रीजंस फॉर कैंसिलेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर, वो सुओ मोटो कब कर सकता है? तो कैंसिलेशन कैन अकर फॉर कॉन्ट्रीवीनिंग जीएसटी लॉज सच एज नॉन कंडक्ट ऑफ बिजनेस फ्रॉम डिक्लेयर्ड प्लेस, जो जगह बोली हुई है वहां से बिजनेस ही नहीं कर रहे, इशूइंग बिल्स विदाउट सप्लाई, violating anti-profiteering rules, not providing bank details, misusing ITC, inconsistent supply details in Form GSTR1, or not filing returns as required. दूसरा, opportunity for hearing is provided before cancellation. Registration may be suspended during proceedings. Voluntarily registered persons can cancel registration anytime. सिंपल है ये सारी चीजें, मतलब समझाने का कुछ नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है पूरा का पूरा। और क्या इफेक्ट ऑन टैक्स लायबिलिटी देखो, तो कैंसिलेशन डज नॉट अफेक्ट द टैक्स लायबिलिटी टू पे टैक्सेस, ड्यूज और ऑब्लिगेशंस फॉर एनी पीरियड प्रायर टू कैंसिलेशन। ठीक है, तो अब आपका रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल हो गया तो आप ये नहीं बोलोगे कि हाँ तो ठीक है पुराना वाला ड्यू हम पे भी नहीं करेंगे, अब तो हम कैंसिल हो गया, नहीं, पुराना वाला ड्यू आपको पे करना पड़ेगा। कैंसिलेशन अंडर एसजीएसटी यूटी जीएसटी एक्ट, तो ऑब्वियसली अगर आपका एसजीएसटी या यूटी जीएसटी के अंदर कैंसिलेशन होता है तो सीजीएसटी के अंदर भी कैंसिलेशन माना जाएगा। Liabilities on cancellation, तो upon cancellation payment equal to the higher of ITC availed on goods in stock or output taxes required। तो जो भी आपका आउटपुट टैक्स है वो, या फिर जितना भी आपके इनपुट स्टॉक वगैरह है, जो भी आपके रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स पड़े हैं, उस पर जितना भी आईटीसी आप ले चुके हो, इन दोनों में से जो भी हायर है उसका आपको पेमेंट करना होगा। Includes input in stock, semi-finished goods and capital goods. Payment for capital goods is based on ITC taken or the tax on transaction value, whichever is higher। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स पर आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, या तो जितना आप उस पर आईटीसी ले चुके हो, या फिर जब आप कैपिटल गुड्स को बेच वगैरह रहे हो तो जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू है, जो भी उन दोनों में से हायर वैल्यू होगी वो आपको पे करनी होगी। Application for cancellation of registration, application submission, registered persons excluding tax deductors, collectors and UIN holders who wish to cancel their registration must submit an application। ठीक है, the application is submitted electronically in form GST REG 16। Details क्या है? Must include information about input in stock, semi-finished goods or finished goods and capital goods as of the cancellation date, associated liabilities and payments made towards these liabilities। तो ये सारी details आपको mention करनी होंगी। Supporting documents, relevant documents should accompany the application. Submission timeline, the application and documents must be submitted within 30 days of the event leading to the cancellation. Submission method directly on the common portal or through a facilitation center notified by the commissioner। ये भी हो जाएगा। ठीक है, देखो रूल 21A बोल्ड आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि इसमें अमेंडमेंट है। तो डीम्ड सस्पेंशन ऑन एप्लीकेशन, registration is deemed suspended upon application for cancellation or from the requested cancellation date whichever is later। ठीक है, सस्पेंशन लास्ट्स अंटिल द कंप्लीशन ऑफ कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स, तो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो रजिस्ट्रेशन इज डीम्ड सस्पेंडेड अपॉन एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन और फ्रॉम द रिक्वेस्टेड कैंसिलेशन डेट व्हिचएवर इज लेटर। तो या तो आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर दिया तो उस डेट से आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड मान लिया जाएगा, या अगर आप रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन वाली एप्लीकेशन में कोई एक स्पेसिफिक डेट देते हो कि देखो इस डेट से इफेक्टिव फ्रॉम सपोज आज से 10 दिन बाद मैं अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना चाहता हूं, तो आज से 10 दिन बाद आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड मान लिया जाएगा। सस्पेंशन लास्ट्स अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स। सस्पेंशन बाय प्रॉपर ऑफिसर भी हो सकता है। The proper officer can suspend the registration if it appears liable to be cancelled. Suspension is effective from specified date and lasts until the cancellation proceedings are complete. Suspension due to anomalies. आओ देखो, registration may be suspended for significant differences or anomalies in returns। अगर returns में anomalies हैं तो फिर registration suspend किया जा सकता है। Sub rule 2A of rule 21, ये sub rule 2A of rule 21 has been amended to provide that registration of a person shall be suspended if he contravenes the provisions of rule 10A। rule 10A क्या था कि बैंक की डिटेल्स 30 दिन के अंदर अंदर सबमिट करनी होंगी। That is, he fails to furnish the bank account details within the time period specified in Rule 10A. However, if provisions of Rule 10A are complied with, the suspension of registration shall be deemed to be revoked, provided the registration has not already been cancelled by the proper officer under Rule 22। ठीक है, तो Rule 10A में यही था, अभी हम लोगों ने देखा था Rule 10A। ये देखो Rule 10A, ठीक है, क्या ये इश्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब हो गया, अगर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब मिल गया तो रजिस्टर्ड पर्संस एक्सक्लूडिंग सर्टेन कैटेगरीज मस्ट प्रोवाइड बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑन द कॉमन पोर्टल विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन or the date of furnishing details of outward supplies in form GSTR1 or using invoice furnishing facility whichever is later, whichever is earlier। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर बैंक अकाउंट डिटेल्स सबमिट करनी पड़ेंगी। अगर नहीं किया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, सस्पेंशन वाले मोड में आ जाएगा।
ठीक है, तो यही है rule. Sub rule 2A of rule 21 has been amended to provide that registration of a person shall be suspended if he contravenes the provisions of rule 10A, that is, he fails to furnish the bank account details within the time period prescribed in rule 10A. However, if the provisions of rule 10A are complied with, the suspension of registration shall be deemed to be revoked. Suspension revoke कर लिया जाएगा provided the registration has not already been cancelled. ठीक है, अगर registration already cancel नहीं हुआ है तो फिर आपका suspension revoke कर दिया जाएगा. Registered person is informed electronically and given 30 days to explain why the registration should not be cancelled. तो एक show cause notice दिया जाता है. ठीक, देखो restrictions during suspension. तो a suspended person cannot make taxable supplies or issue tax invoices, that is exempt from filing returns under section 39. No refunds during suspension. No refunds under section 54 are available during the suspension period. Revocation of suspension. Suspension is revoked upon completion of cancellation proceedings. It can also be revoked during proceedings by proper officer. If due to non-filing of returns, suspension is revoked upon submission of all pending returns. Revised invoice and return post revocation. After revocation, revised tax invoice and first return provisions apply for supplies made during the suspension period. तो अगर आपका suspension revoke हो गया तो फिर आपका वैसे ही मान लिया जाएगा एज इफ आप पहली बार रजिस्टर हो रहे, तो आपको फर्स्ट रिटर्न भरना पड़ेगा वगैरह वगैरह, सारी रिवाइज टैक्स इनवॉइसेस आपको देनी होंगी जो रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद दी जाती हैं, सारी चीजें होंगी. ठीक है, ये जो रिवाइज टैक्स इनवॉइस वाली चीज है इसको हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना टैक्स इनवॉइस वाला, तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि ये रिवाइज टैक्स इनवॉइसेस होती क्या है. ठीक, देखो प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय प्रॉपर ऑफिसर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. सबसे पहले तो शो कॉज नोटिस. तो प्रॉपर ऑफिसर इश्यूज अ शो कॉज नोटिस इन फॉर्म जीएसटी REG 17 if they believe registration should be cancelled. Registered person has 7 working days to respond. Reply to show cause notice. Response to show cause notice must be provided in form GST REG 18 within 7 working days. Order for cancellation if registration is liable to be cancelled. An order in form GST REG 19 is issued within 30 days of the application or show cause notice reply. Cancellation is effective from a specified date with obligations to pay outstanding amounts as per section 29(5). Dropping of cancellation proceedings. If response to show cause notice is satisfactory, proceedings are dropped. Order in form GST REG 20 confirms the dropping of proceedings. Applicability to legal heirs. Provisions apply to legal heirs of a deceased proprietor as if cancellation application was made by the proprietor. Revocation of cancellation of registration. Registration आपका कैंसिल हो गया, इस ऑर्डर को रिवोक कर दिया कि हाँ नहीं कैंसिल नहीं है. तो एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन. Application for revocation of cancellation in form GST REG 21 within 30 days of receiving the cancellation order. तो मेरे को अगर cancellation order मिला उसके 30 दिन के अंदर मैं GST REG 21 भरूंगा, कहूंगा अरे भैया cancellation का order revoke कर लो. Extension of this period is possible up to an additional 30 days. Acceptance या rejection of application. तो proper officer reviews the application and decides on revocation or rejection within a prescribed period. Applicant is given a chance to be heard before rejection. Common sense है ये सारी चीजें. रेस्टोरेशन अंडर SGST या UTGST. तो रेवोकेशन अंडर SGST या UTGST इज डीम्ड रिवोक्ड अंडर CGST. अगर SGST या UTGST में रेवोकेशन हुआ तो CGST में भी डीम्ड रिवोक्ड मान लिया जाएगा. Conditions for filing restoration application cannot be filed until all pending returns are filed and associated dues are paid. Order for approval या rejection. तो proper officer issues an order for approval form GST REG 22 or rejection form GST REG 05 within 30 days. Show cause notice before rejection. Notice in form GST REG 23 is issued before rejecting the application. Disposal of application. Application is disposed of according to rule 23(2) procedures within 30 days of receiving the response. ठीक है. And now this thing, procedure for revocation of cancellation of registration. इसमें भी amendment है. इधर देखो. Restoration application for cancelled registration. A registered person can apply for revocation of cancellation within 30 days of receiving the cancellation order. एक्सटेंडेबल बाय द अथॉरिटीज. ठीक है, मुझे कैंसिलेशन ऑर्डर मिला, मैं उसके 30 दिन के अंदर अंदर एक एप्लीकेशन दे सकता हूं कि आप इस कैंसिलेशन ऑर्डर को रिवोक कर लो. राइट, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 October 2023, the time limit of filing an application for revocation of cancellation of registration shall be increased from 30 days to 90 days from the date of the service of the order of cancellation of the registration. ठीक है, तो पहले 30 दिन का था लेकिन अब 30 से बढ़ाकर इसको 90 दिन का कर दिया गया है. फर्दर
On sufficient cause being shown and for reasons to be recorded in writing, such person can be extended by the commissioner. Such period can be extended by the commissioner or an officer authorized by him in this behalf, not below the rank of additional commissioner or joint commissioner as the case may be, for a further period not exceeding 180 days. तो इनिशियल पीरियड ही पहले 30 डेज का होता था, अब उसको बढ़ाकर 90 डेज कर दिया। कब से? 1 अक्टूबर 2023 से। अगर 1 अक्टूबर 2023 के पहले किसी को कैंसिलेशन का ऑर्डर मिला है तो उसको 30 दिन का ही समय है, उसको 30 दिन के अंदर अंदर रेवोकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा कि भैया आप अपना कैंसिलेशन वाला ऑर्डर रिवोक कर लो। लेकिन अगर 1 अक्टूबर या उसके बाद कभी आपको कैंसिलेशन का ऑर्डर मिला है, देन यू हैव 90 डे पीरियड कि 90 दिन के अंदर अंदर आप रेवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, और अगर प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो उसको बढ़ा सकता है, उसको 180 दिन कर सकता है। ठीक। Application is made in form GST REG 21 through the common portal or a facilitation center. If cancellation was due to non-filing of returns, the application can only be filed after filing all pending returns and paying associated taxes, interests, penalties, and late fees. All returns from the date of cancellation order to the revocation order must be filed within 30 days of the revocation order. Clarification on filing returns depends on whether the cancellation was immediate or retrospective. So order for approval or rejection or restoration of application. Approval, if valid reasons are found, the proper officer will approve the application, issuing an order in form GST REG 22 within 30 days. ठीक है, आपने रेवोकेशन के लिए एप्लीकेशन दी, अगर सब कुछ सही लगा तो 30 दिन के अंदर अंदर अप्रूव हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन। The application may be rejected with written reasons communicated in form GST REG 05. Issuance of show cause notice before rejection. Before rejecting the application, a notice in form GST REG 23 is issued. The applicant has 7 working days to respond in form GST REG 24. Disposal of application. The application is processed based on the information or clarification provided in form GST REG 24. The proper officer disposes of the application within 30 days of receiving the information or clarification. ठीक है, सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर में जो बुक में दिए हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, एंड सिंस देयर सो मच ऑफ कंटेंट, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच ICAI हैज गिवन विद इवन व्हिच आई हैव गिवन, तो वो लिमिटेड ही क्वेश्चंस हैं जो बुक में दिए हुए हैं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को जरूर करने हैं, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले ना इट विल बी डिफिकल्ट कि आप ये सारी की सारी चीजें इसको ऐसे याद रख पाओ या कुछ है, तो एटलीस्ट अगर आप उसके क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको काफी सारी चीजें याद रह जाएंगी। ठीक है, इसी के साथ रजिस्ट्रेशन वाला भी हम लोगों का रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना आपको सेशन यूजफुल लगा या नहीं। ठीक है, इट्स बिन 1 hour and 21 minutes नॉन स्टॉप हम लोग ये वाला कर रहे हैं, एंड एवरीथिंग इज कवर्ड प्रॉपरली। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।